रात की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 वहां एक अजीब सी घुटन पसरी हुई थी, जैसे किसी ने हवा को पकड़कर थाम लिया हो। दूर जंगलों की तरफ से उठती धुंध प्लेटफॉर्म की पीली लाइटों से टकराकर मानो किसी अदृश्य शक्ल का रूप ले रही थी। स्टेशन छोटा था, बस एक पुराना कमरा, बाहर खड़ा टूटा सा केबिन और बगल में जंग के धब्बों से भरा सिग्नल पोस्ट। वही जगह जहां 1 महीने पहले किसी लड़की ने रात के अंधेरे में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी। और आज इस जगह पर नया कर्मचारी ज्वाइन हो रहा था, रमेश। उसकी आंखों में डर था। डर उस जगह से नहीं, डर उस याद से जिसे वो जितना भूलना चाहता था उतनी ही गहरी होती जा रही थी। वो जानता था ये वही स्टेशन है जहां सलोनी ने खुद को खत्म किया था। रमेश और सलोनी की मुलाकात एक साधारण सी बात से शुरू हुई थी, पर धीरे धीरे सलोनी रमेश की दुनिया बन गई थी। रमेश उसके गांव का नहीं था। वो रेलवे में अस्थायी काम करता था। उसकी ड्यूटी रात की रहती थी, हरी झंडी दिखाना, ट्रेन पास कराना और डेली रिपोर्ट देना। सलोनी उसे पूरी सच्चाई के साथ चाहती थी, लेकिन रमेश का दिल कहीं और था। वो सलोनी से बात जरूर करता था, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि सलोनी उससे प्यार करती थी। वो इस बात का फायदा उठा रहा था। सलोनी अक्सर उससे शादी की बात करती। रमेश हर बार बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन सलोनी को पता चल गया, रमेश किसी और लड़की को चाहता है। वो टूट गई। शायद पहली बार उसने खुद को इतना अकेला महसूस किया था। उसने रमेश से पूछा भी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूं? तुम समझती क्यों नहीं? तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो बस। वो अंदर से बिखर गई। रमेश ने उससे नाता तोड़ दिया और सलोनी कई दिनों तक गायब सी रहने लगी। किसी को नहीं पता कि उस रात सलोनी स्टेशन क्यों आई थी, किसी से कुछ कहे बिना, और ट्रेन के आगे क्यों कूद गई। सलोनी की मौत के बाद रमेश कई बार सोचता था कि वो वहां वापस कभी नहीं जाएगा, लेकिन रेलवे में मन की नहीं, आदेश की चलती है। 1 महीने बाद उसे वही स्टेशन ज्वाइन करना पड़ा जहां सलोनी की जिंदगी का आखिरी कदम पड़ा था। रमेश के अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कोई अनकहा बोझ उसकी सांसों को थाम रहा हो। काउंटर रूम में उसके साथ एक और कर्मचारी था, राजू, हल्का फुल्का बातें करता हुआ हंसमुख आदमी। पहली रात राजू ने रमेश से पूछा, यहाँ पहली बार आए हो? हाँ। रात गहरी हो चुकी थी। ट्रेन नंबर 142 डाउनलाइन से आने वाली थी। राजू कमरे में अनिवेश मोशन चैनल की डरावनी वीडियो देख रहा था। रमेश बाहर खड़ा सिग्नल पोस्ट की तरफ देख रहा था। अचानक एक ठंडी लहर उसकी गर्दन से नीचे उतर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधों पर उंगलियां रखी हों। रमेश पलटा, कोई नहीं। दूर प्लेटफॉर्म के छोर पर धुंध हल्की हल्की घूम रही थी। राजू ने हंसते हुए आवाज लगाई, क्यों भाई, पहली रात है ना, डर लग रहा है क्या? रमेश मुस्कुराया नहीं। उसने जवाब भी नहीं दिया। वो सिग्नल उठाने के लिए आगे बढ़ा। तभी धुंध के उस पार स्टेशन के आखिरी पिलर के पास एक परछाई खड़ी दिखाई दी, धीमी, अचल, किसी इंसान जैसी, पर इंसान नहीं। रमेश का दिल धक से नीचे गिरा। झंडी उठाते हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसने दोबारा देखने की कोशिश की। परछाई तुरंत गायब हो गई, जैसे कभी वहां थी ही नहीं। ड्यूटी खत्म होते ही रमेश अंदर आया। राजू यूट्यूब पर अनिवेश मोशन की वीडियो देख रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। राजू चौंका। अरे, ये हवा थी क्या? लेकिन कमरे में कोई हवा नहीं थी। खिड़कियां बंद थीं। हवा का झोंका अंदर नहीं आ सकता था। रमेश ने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा दरवाजे पर किसी का हाथ था, जैसे किसी ने बाहर से धक्का देकर बंद किया हो, पर वहां कोई नहीं था। राजू ने हंसकर कहा, ये स्टेशन बड़ा पुराना है, चीजें अपने आप हिलती रहती है।
पर रमेश के माथे पर पसीना था, क्योंकि वो जानता था सलोनी ने इसी स्टेशन पर दम तोड़ा था। रात के 2 बजे अचानक शांति छा गई। इतनी गहरी शांति कि स्टेशन के लैंप की आवाज भी सुनाई दे रही थी। टर टर। रमेश को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकला। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उसे लगा कोई धीरे से उसके पीछे चल रहा है, बहुत धीरे, जैसे किसी के पांव जमीन पर पूरी तरह नहीं पड़ रहे हों। रमेश रुका। कदमों की आवाज भी रुक गई। उसने सिर घुमाया। धुंध में सिग्नल पोस्ट के पास एक लड़की की परछाई खड़ी थी। कंधों तक लंबे बाल, सफेद दुपट्टा जैसे हल्की हवा में तैर रहा हो। रमेश की सांस अटक गई। उसने पलक झपकाई। परछाई गायब। लेकिन अगले ही सेकंड उसके कान के बिल्कुल पास बहुत धीमी पर बहुत साफ आवाज सुनाई दी। रमेश का खून जम गया। उसने एक कदम पीछे लिया, पर पीछे जमीन नहीं थी, प्लेटफॉर्म का किनारा था। वो लगभग गिर ही गया था। राजू भाग कर आया। क्या हुआ? रमेश कुछ बोल नहीं पाया। वो सिर्फ दूर अंधेरे में उस जगह को देख रहा था जहां अभी अभी कोई उसे पुकार कर गया था। दूसरी रात हमेशा पहली रात से ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि पहली रात में इंसान चीजों को गलतफहमी कहकर टाल देता है, लेकिन दूसरी रात मन खुद ही डर को पहचानने लगता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की रात वैसी ही थी, थोड़ी गहरी, थोड़ी भारी और थोड़ी टूटी हुई। पीली लाइटें चमक रही थीं, पर उन रोशनी के बीच की काली खाली जगहें मानो अपने भीतर कोई साया छुपाए बैठी हों। रमेश प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। राजू कमरे के अंदर लकड़ी की टेबल पर कागज एडजस्ट कर रहा था। रात 12:30 पर ट्रेन पास होने वाली थी। रमेश को झंडी दिखानी थी, लेकिन अचानक हवा में एक ऐसी कपकपी फैल गई जैसे किसी का अदृश्य हाथ स्टेशन पर सरक गया हो। रमेश ने गर्दन उठाई। सिग्नल पोस्ट के नीचे कुछ हल्की हरकत हुई। पहले लगा शायद कोई कुत्ता, पर वहां कोई जानवर नहीं था। फिर वही एहसास, पीछे कोई खड़ा है। वो धीरे से पलटा, कोई नहीं। लेकिन अगले ही पल प्लेटफॉर्म का आखिरी लैंप अपने आप धीरे धीरे झिलमिलाने लगा। फिर टिंग टिंग टिंग, बेल अपने आप बजना, वो भी बिना किसी ट्रेन के पास आए। ये सामान्य नहीं था। रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। बेल की आवाज सुनकर राजू कमरे से बाहर निकला। अरे ट्रेन तो अभी बहुत दूर है, फिर ये बेल किसने? वो बोलते बोलते रुक गया। उसकी नजर प्लेटफॉर्म के छोर पर चली गई। धुंध के बीच लैंप के करीब एक आकृति खड़ी थी। कंधों तक बाल, सफेद दुपट्टा, धीमी सांसें, डोलती हुई परछाई। राजू ने आंखें मली। कपकपी उसके हाथों तक उतर गई। राजू ने रमेश से धीमी आवाज में पूछा, वो कौन है? रमेश उस जगह को देख रहा था, पर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था ये इंसान नहीं है। 1 सेकंड के लिए परछाई लैंप के पास स्थिर रही। फिर जैसे किसी ने हल्के से छुआ हो, वो धुएं की तरह घुल गई। राजू डर से कांप गया। ये मैंने भी देखा। रमेश, ये क्या बला है? कुछ मत पूछ, बस कमरे में चल। कमरे के भीतर आकर राजू ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। उसकी सांस तेज चल रही थी। कमरा छोटा था। एक टेबल, 2 कुर्सियां, कोने में रजिस्टर और पुरानी वायर वाली घंटी। राजू ने धीमे से पूछा, कल भी कुछ देखा था क्या? रमेश चुप। राजू ने फिर पूछा, तुम्हारी आंखों में डर पहली रात से ही था, कुछ तो छुपा रहे हो। रमेश ने सिर झुका लिया। कमरे में हल्की सी हवा घूमी, बिना किसी खिड़की के खुले, और ठीक उसी वक्त कमरे की घंटी अपने आप बज उठी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, बिल्कुल वैसे जैसे कोई बाहर से फोन कर रहा हो।
लेकिन वो घंटी कई सालों से डिस्कनेक्टेड थी। राजू पसीने में भीग गया। घंटी बजती रही, धीमे धीमे। फिर एक आवाज, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई, जैसे किसी लड़की की फुसफुसाहट। रमेश। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। घंटी अचानक बंद हो गई। अब कुछ नहीं था सिवाय उस भयानक सन्नाटे के। फिर कमरे के बाहर धीमे कदमों की आवाज आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव चलता हुआ दरवाजे तक आ रहा हो। राजू की सांस अटक गई। फिर दरवाजा धीरे से अंदर की तरफ धकियाया गया। हालांकि वो कुंडी लगा हुआ था। धक धक धक। राजू फुसफुसाया, ये इंसान नहीं है रमेश। रमेश ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें दरवाजे पर गड़ी हुई थीं। राजू ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें पता है ये कौन है ना? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर रमेश ने पहली बार सच का एक हिस्सा कहा। ये स्टेशन किसी लड़की के खून से रंगा हुआ है। राजू चौंक गया। खून? किसका खून? रमेश ने पलकों को झुकाते हुए कहा, सलोनी। राजू को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने नाम तो सुना था, लेकिन वजह नहीं। रमेश ने धीमे स्वर में बताया, 1 महीना पहले इसी प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन के आगे कूद गई थी। क्यों? रमेश चुप। उसे पता था आगे जो सच है वो सबसे बड़ा डर है। अचानक पूरे स्टेशन में एक तेज चीख गूंजी। ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लग रही थी। चीख जैसे किसी आत्मा ने अंदर का सारा दर्द आकाश में उंडेल दिया हो। राजू और रमेश जगह से उछल पड़े। चीख ठीक उसी दिशा से आई थी जहां स्टेशन की बाउंड्री खत्म होती है। राजू ने डरते हुए कहा, वहां कोई है, चले क्या? नहीं, अभी नहीं। लेकिन राजू जिद में आ गया। हिम्मत बटोरकर उसने लालटेन उठाई और बाहर निकल गया। रमेश भी पीछे पीछे। जैसे जैसे वे प्लेटफॉर्म के उस कोने की तरफ बढ़ रहे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। लाइटें एक एक करके झिलमिलाने लगीं। दूर अंधेरे में एक लड़की की आकृति फिर से दिखाई दी। इस बार आकृति स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे पटरी की झुक झुक रही थी, जैसे किसी पल में नीचे गिर जाएगी। राजू घबरा गया। अरे, कोई गिर रहा है। देखते ही देखते आकृति पटरी के बीचों बीच खड़ी हो गई। 1 पल, 2 पल, फिर जैसे हवा उसे चीर कर निकल गई हो, वो आकृति पल में गायब। राजू दहशत में चीखा, ये इंसान नहीं है रमेश, ये कोई आत्मा है। रमेश की आंखों में वही दहशत थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी था, एक अपराध बोध। राजू ने एक पुरानी दीवार पर टॉर्च मारी। दीवार पर कोयले से लिखा हुआ था, रमेश, मैं वापस आ गई हूं। राजू ने कांपते हुए पूछा, ये किसने लिखा? रमेश के होंठ कांप गए, क्योंकि उसने पहचान दिया था। ये वही लिखावट थी, सलोनी की। रात न जाने क्यों हर रोज पिछले दिन से ज्यादा काली लगने लगी थी, मानो अंधेरा खुद धीरे धीरे स्टेशन के हर कोने में बैठ रहा हो। सीढ़ियों पर, लैंप पोस्ट के नीचे, पटरियों के किनारे, और शायद रमेश के दिल के भीतर भी। चौथी रात की ठंड पहले से कहीं भारी थी। हवा बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई इसे रोक रहा हो। राजू ने घड़ी देखी, 1 बज रहा था। ठीक इसी समय पिछले 2 दिनों से स्टेशन पर कुछ हो रहा था। आज भी कुछ होने वाला ही था, लेकिन इस बार यह सिर्फ साया नहीं था। राजू और रमेश प्लेटफॉर्म पर बैठे थे। तभी टक टक टक, बहुत हल्के कदमों की आवाज। ऐसे कदम जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो, लेकिन आवाज लगातार थी, धीरे धीमे, जैसे हर कदम एक चेतावनी हो। राजू ने लालटेन उठाई
और आवाज की दिशा में रोशनी डाली। वहां कोई नहीं, लेकिन धूल में स्पष्ट रूप से कदमों के निशान बने थे, छोटे छोटे। राजू की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वेटिंग रूम नंबर 3 का दरवाजा जंग लगा था। उस पर धूल की मोटी परत थी और उन निशानों की लाइन सीधे उस दरवाजे तक जाती थी। दरवाजा बंद था, अंदर कोई नहीं हो सकता था। दोनों कमरे के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरार के करीब कदम रखा, एक बहुत ठंडी हवा बाहर निकली, इतनी ठंडी कि राजू का हाथ सुन्न हो गया। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी से दीवारें दिखाई देती थीं। और फिर टॉर्च की रोशनी अचानक एक दीवार पर जाकर टिक गई, जहां धूल पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। मैं यहीं थी उस रात भी। राजू ने जोर से सांस ली। कमरा पूरी तरह शांत था, लेकिन एक अजीब सा एहसास अंदर था, जैसे कोई अभी भी कोने में खड़ा होकर देख रहा हो। टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कमरे के दाहिने कोने में गई और कोने में कुछ हिला। कोने में एक सफेद दुपट्टा पड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवा उसे धीरे धीरे ऊपर उठा रही हो। राजू ने फुसफुसाया, रमेश, ये दुपट्टा। रमेश की आंखें डर से फैल गईं। वो दुपट्टा सलोनी का था। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई और तभी कमरे की सबसे अंतिम दीवार पर एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। रोशनी उसे पकड़ नहीं पा रही थी, पर आकृति धीरे धीरे साफ हो रही थी। एक लड़की, कंधों तक बाल, चेहरे पर दर्द, हाथ में एक चिट्ठी। राजू का हलक सूख गया। उसने टॉर्च गिरा दी। आकृति जमीन को छू नहीं रही थी, वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। राजू ने कांपते हुए सिर्फ एक सवाल पूछा, ये यही मरी थी क्या? नहीं। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर रमेश ने धीमे स्वर में बोला, ये वही कमरा है जहां उसने अपनी आखिरी रात गुजारी। राजू स्तब्ध रह गया। रमेश आगे बोला, यहीं पर उसने वो चिट्ठी लिखी थी, जिसे उसने सुबह प्लेटफॉर्म पर फाड़ दिया, और उसी शाम वो ट्रेन के सामने कूद गई। राजू धीरे धीरे बैठ गया। उसका गला सूख चुका था। कमरे में मौजूद वो धुंधली आकृति अब बिल्कुल पास आ चुकी थी, इतना पास कि उसके आंसू हवा में चमकते हुए दिखाई देते थे। और फिर वो आकृति एकदम से गायब, जैसे किसी ने उसे खींचकर अंधेरे में डुबो दिया हो। दोनों कमरे से निकलकर प्लेटफॉर्म की ओर भागे। जैसे ही वे बाहर आए, स्टेशन एकदम अलग लगा। हवा में हल्की फुसफुसाहटें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन का हर लैंप पोस्ट, हर लोहे की रेलिंग, हर पत्थर की दीवार कुछ कहना चाह रही हो। राजू ने कांपते हुए पूछा, सलोनी की आत्मा यहाँ क्यों बंधी हुई है? रमेश चुप। लेकिन चुप्पी भी कभी कभी सच बोलती है। और इसी चुप्पी में राजू को समझ आया, ये आत्मा सिर्फ किसी जगह से नहीं बंधी है, ये किसी इंसान से बंधी है। वो इंसान रमेश था। रात 3 बजे अंधेरा घना हो गया। सिर्फ पटरियों से आती दूर की हवा की आवाज। फिर एक आवाज, धीमी, टूटी हुई, लेकिन बेहद साफ, रमेश। ये आवाज इतनी नजदीक से आई थी कि रमेश का दिल रुक गया। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ फीट दूर, ठीक प्लेटफॉर्म के किनारे, सलोनी की परछाई खड़ी थी। इस बार वो सिर्फ साया नहीं थी, उसके चारों तरफ हवा धुएं की तरह घूम रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और आंखों में एक गहरा शून्य। उसकी आंखें सीधे रमेश पर टिक गईं और रमेश ने उसी पल समझ लिया, सलोनी अब उसे सिर्फ डराने नहीं आई, वो कुछ चाहती है, कुछ ऐसा जिसके लिए वो मरकर भी लौट आई है। क्वार्टर में राजू अब भी उसी तरह कांप रहा था। आंखों में डर नहीं, खालीपन था।
जैसे उसकी आत्मा उसे बाहर ही छोड़ आई हो। रमेश ने उसे पानी पिलाया, लेकिन राजू की निगाहें दीवार के उस कोने पर अटक गईं जहां कुछ नहीं था, पर वो देख रहा था। राजू धीमे से बोला, भाई, वो यही खड़ी थी, तुम्हारे पीछे। रमेश की सांसें रुक गईं। कितनी बार उसने वो एहसास महसूस किया था, लेकिन कभी राजू को सच नहीं बताया। लेकिन अब वो सब छुपाना बेकार था। वो बोला, राजू, वो सलोनी थी। ये नाम सुनते ही कमरे की हवा ठंडी हो गई, मानो किसी ने दरवाजे के नीचे से बर्फ फूंक दी हो। राजू कांप कर पीछे हट गया। यार तू पागल है क्या? सलोनी तो। हाँ, वही। 1 महीना पहले उसने इसी पटरी पर मरकर सब खत्म कर दिया था। उसी रात से वो यहीं है, इसी स्टेशन पर। और तभी दरवाजे के बाहर धीमी पायल बजी। दोनों की रूह कांप गई। रमेश ने तय कर लिया था, भागना नहीं है, अब इस रात को खत्म करना ही होगा। राजू मुश्किल से उसके साथ चल रहा था। स्टेशन की पटरी के आसपास धुंध किसी चादर की तरह लिपट रही थी। ऊपर आकाश में काला, बिना चांद का सन्नाटा था। सारा स्टेशन जैसे उनकी ओर देख रहा था। सामने से एक ट्रेन आने की आवाज आने लगी, लेकिन अजीब बात, लाइट नहीं थी, इंजन की परछाई नहीं थी, साइलेंस था। बस धातु की तेज घर्षण आवाज, जैसे कोई अदृश्य ट्रेन गुजरने वाली हो। राजू ने डर से रमेश का हाथ पकड़ा। ये क्या है भाई? ये वही रात है जिस रात सलोनी मरी थी। आवाज और करीब आती गई। पटरी कांपने लगी, लेकिन ट्रैक पर कुछ नहीं था। और अचानक पटरी पर एक औरत का साया उभरा, धीरे धीरे आकार लेते हुए। चांदनी जैसी सफेद साड़ी, बाल हवा में स्थिर, चेहरा धुंध में ढका हुआ। रमेश के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा ठंडा डर नहीं महसूस किया था। सलोनी के कदम पटरी पर टिके नहीं थे, वो तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। राजू वहीं जमीन पर गिर गया और रेंगते हुए पीछे हटने लगा। कमरे, पटरी, प्लेटफॉर्म, सब कुछ गायब सा हो गया। बस सलोनी, उसके कदमों की आहट और वो सन्नाटा। रमेश का सीना फटने लगा। उसे वही रात याद आने लगी। वो झगड़ा, वो चिल्लाना, वो रोना, वो पटरी पर बैठी सलोनी और उसकी आखिरी चीख। सलोनी आगे बढ़ी। क्यों किया तूने ये? दोनों आंखें लाल, खाली, जैसे कोई गहरा अंधेरा उनमें भरा हो। धुंध उसके चारों ओर घुमड़ रही थी। राजू चीखा, रमेश भाग! लेकिन हवा ने उसकी आवाज खा ली। सलोनी बिल्कुल सामने थी। रमेश उसके सामने जमीन पर बैठ गया। आंखों में डर नहीं, बस पछतावा। उसने कांपते हुए कहा, सलोनी, मैं गलत था, मैं कायर था, मैंने तुझे धोखा दिया और तू। सलोनी ने चिल्लाकर उसकी बात काट दी। तूने मुझे मारा है रमेश? सलोनी ने हाथ बढ़ाया, ठंडा, धुएं जैसा हाथ, जो रमेश की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता कसता जा रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था। रमेश को महसूस हुआ, खून अब बहना बंद हो गया है। सांसें टूट रही हैं, हवा रुक गई। और तभी राजू ने पूरी ताकत से चिल्लाया, सलोनी, वो डरकर नहीं आया था, उसे खुद से नफरत थी। अगर तू मारना चाहती है तो मार दे, पर जो तुझे सच में चाहता था वो इसी के दिल में दफन है। सलोनी कुछ पल को रुकी। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। रमेश की आंखें आंसुओं से डूबी थी। वो टूटी आवाज में बोला, सलोनी, मैं तेरे लायक नहीं था, पर तू मेरी सजा नहीं, मेरी मुक्ति बनकर आई है। अगर मौत चाहिए ले ले, पर ये रात खत्म कर दे। सलोनी की लाल आंखों में हल्का सा कंपन हुआ। धीरे धीरे उसका चेहरा मानवीय होने लगा। वो वही सलोनी लगने लगी,
जो किसी समय उसके साथ भविष्य के सपने देखती थी। सलोनी ने अपना हाथ रमेश से हटा लिया। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। अब तू अकेला रहेगा, जैसे मैं रही थी। उसके बाद वो पीछे हटने लगी। धुंध ने उसे अपने अंदर खींच लिया। उसका साया पिघलने लगा और कुछ ही सेकंड में सलोनी गायब, जैसे वो कभी थी ही नहीं। बस पटरी पर एक ठंडी हवा का झोंका घूम रहा था, जो अभी तक उसकी मौजूदगी लिए हुए था। रमेश और राजू सुबह तक वहीं बैठे रहे बाउंड, दोनों थके हुए, टूटे हुए। सूरज उगा, पर स्टेशन की हवा अब भी भारी थी। राजू ने धीरे से कहा, भाई अब क्या करेंगे? हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये स्टेशन अब सिर्फ स्टेशन नहीं, एक दर्द की कब्र है। और वो अभी गई नहीं है, बस शांत हुई है। रमेश ने पटरी की तरफ देखा, जहां धुंध अभी भी अजीब तरह से जमा थी, जैसे सलोनी अभी भी देख रही हो। उस दिन के बाद रमेश ने ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दे दी। सरकार ने मान भी लिया। शायद स्टेशन खुद चाहता था कि रमेश दूर चला जाए। राजू भी दूसरी जगह पोस्ट हो गया। स्टेशन आज भी वही है, रेलें आज भी गुजरती हैं। लोग कहते हैं अगर रात 12 बजे कोई अकेला हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर किसी की पायल की धीमी आवाज सुनाई देती है। कहते हैं वो सलोनी नहीं, एक दर्द है जो प्रेम और विश्वासघात के बीच किसी पटरी पर अधूरा रह गया।